इसके थ्योरी तुम, मैंने इसके एरोमेटिसिटी के वीडियोस पहले ही भेजे हुए हैं, उसको पढ़ लेना जरूर, और फिर ये पढ़ना, ये क्योंकि क्वेश्चंस की फॉर्म में ही है। तो एरोमेटिसिटी हमने डिस्कस कर लिया था, हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टॉपिक। अच्छा मैं एक बार पूछ लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन उसमें क्लियर, और एक की, क्योंकि दो कंपाउंड, एक ही कंपाउंड ए, एक मिनट, एक ही कंपाउंड, तुम्हें बताना है ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड जो है ये पोलर है कि नॉन पोलर है, और ऊपर वाला कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक एंटी, ये भी इसके बारे में भी बताना, एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, ये सब डिटेल्स देनी है, जल्दी से बताएंगे एक बार आंसर। सर एंटी, फर्स्ट कंपाउंड क्या है? सर एंटी, सर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और क्या कहते हैं सेकंड वाला कंपाउंड? सर एरोमेटिक सर और एरोमेटिक, पोलर, एरोमेटिक पोलर एंड दोनों, पोलर, सर एरोमेटिक पोलर है, पोलर है, ऊपर वाला कंपाउंड नॉन पोलर। नॉन पोलर। लेकिन तुम लोगों ने ना इसका मतलब किसी भी बच्चे ने ढंग से पढ़ाई की नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाला कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट कंपाउंड मैंने बताया था टप शेप स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर करवाए थे इसके, नहीं याद? यस सर, यस सर, सिसोरिक ट्रांसफर। हाँ, ये सिस फॉर्म में स्टेबल था, इसकी ट्रांसफॉर्म भी बनाई थी लेकिन सिस जा रहा है, ये सारे बॉन्ड्स ऊपर की तरफ, ध्यान है कि नहीं, ये सिस और ट्रांस की फॉर्म में, तो ये स्टेबल था, और जो जिसमें दो सिस थे वो ज्यादा स्टेबल नहीं था, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। याद आ गया कि नहीं कंपाउंड? नहीं ध्यान आ रहा है? दिस वाज Yes, नॉन, और ये वाला कंपाउंड पोलर, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड था एज्यूलिन, मैंने कहा था इसको जरूर याद रखना कि ये जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ही होता है, तो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन ये क्या है, पोलर। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये इधर, तो क्या बन जाएगा, पोलर फॉर्म बन जाएगी इसकी। चेक करो एक बार, बन गई सी पोलर फॉर्म की नहीं? ये देखो, ये बॉन्ड हटा दिया मैंने यहाँ से, ये बॉन्ड हटा दिया, ये आ गए यहाँ पे बॉन्ड, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ध्यान आ गया कि नहीं? ये दोनों रिंग एरोमेटिक हैं। देखो ये रिंग भी एरोमेटिक, प्रोपाइलियम वाली, और ये रिंग भी एरोमेटिक, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन है, ध्यान आ गया कि नहीं? ये तो ये पोलर था। तो देखो पिछला नहीं पढ़ोगे तो आगे दिक्कत आएगी। देखो जरा, अब हम पढ़ रहे थे टॉपिक एन्यूलिन्स, ये पढ़ा है टॉपिक किसी ने? मैंने स्टार्टिंग कर दी थी इसकी, सर पढ़ लिए। एन्यूलिन पढ़ रहे यस थे, सर, जो जिसमें मोस्ट कॉमन एन्यूलिन जो है वो हमारा एक होता है, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया तुम्हें इसका, CnHn होता है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं इसके अंदर, n के इक्वल, याद है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n, सही ना? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, n के इक्वल होंगे। मैंने इससे एग्जांपल भी लिए थे, और एक चीज और थी इसके अंदर, n ग्रेटर देन 10 था, CnHn रहेगा, और n, हाँ यही हो, ये तीन चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। फॉर्मूला एनिलीन का CnHn है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n, ये मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था। और इसके अंदर जनरली हम करते हैं C10H10 डेकासाइक्लिन जो है, इसको पढ़ते हैं एनिलीन 10 बोलेंगे इसको, एनिलीन 10। ऐसे ही दूसरा है C14H14, C14H14, और तीसरा अगर स्टडी करते हैं तो C18H18, C18H18। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे, 10, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में कितने होंगे, C10 है ना, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 10, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 14, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18। कोई डाउट?
देखो समझ आ गया कि नहीं है? तो अब इसमें देखेंगे, अब मैंने C10H18 बता दिया, H10 तुम्हें बता दिया था, C10H10, C10H10 डिस्कस हो चुका है। इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर जो थे, जैसे पॉसिबल स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया C10H10 के बारे में, C10H10 ये लिया, तो ये बन गया C10H10। तुम्हें दिखाया मैंने इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर में ये है ट्रांसफॉर्म, ये है ट्रांसफॉर्म, ये सिसफॉर्म, ये सिसफॉर्म, ये सिसफॉर्म, 3 सिस हैं 2 ट्रांस है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 2 ट्रांस हैं, 3 सिस हैं। ट्रांस दिख रहा है ना कैसे? देखो ये गया इधर, डबल बॉन्ड के, ये वाला बॉन्ड इस साइड है, ये वाला बॉन्ड इस साइड, तो ट्रांसफॉर्म आ गई कि नहीं? ऐसे ही इसमें भी देख लो, ये डबल बॉन्ड है, ये इस साइड है, ये इस साइड, समझे कि नहीं है? तो आ रही ट्रांसफॉर्म की नहीं है? ये समझ आ गया कनिष्क, वेदांत? यस सर, आ गया। यस सर, आगे। चलो हाँ, और ये सिस फॉर्म, ये सिस फॉर्म देखो, ये है सिस फॉर्म, डबल बॉन्ड के राउंड बॉन्ड एक साइड है, तो सिस फॉर्म। तो ये सिस और ट्रांस पता होना चाहिए तुम्हें इसके अंदर। जब ये ट्रांसफॉर्म में है तो एक सब कुछ इसमें सही हुआ है, इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने तो बताया, इस स्ट्रक्चर में सब कुछ सही हुआ है, क्योंकि एंगल जो अब हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंगल का जो डिमांड है वो 120 का है, 120 के आसपास का एंगल आ रहा है, यहाँ पे 120 के आसपास का एंगल आ रहा है। तो एंगल स्ट्रेंथ से तो जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई कि ट्रांसफॉर्म में होने की वजह से ये एच यहाँ पे, ये एच यहाँ पे, तो ऐसे ही इसका एच ये ऊपर और ये एच इसका नीचे, ट्रांसफॉर्म है ना, तो दोनों एच की पोजीशन सेम आ गई है। तो इनमें एन्यूलर हाइड्रोजन कह लो उसको, या इंटरवीनिंग हाइड्रोजन कह लो, एन्यूलर हाइड्रोजन या इंटरवीनिंग हाइड्रोजन, इनमें रिपल्शन ज्यादा होंगी, इनमें रिपल्शन ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो उतना प्रॉपर रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे, उतना प्रॉपर रेजोनेंस, पी ऑर्बिटल्स पैरेलल उतने नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे रहने चाहिए थे पी ऑर्बिटल्स, तभी रेजोनेंस होती है, ऐसे तभी रेजोनेंस होती है ना। लेकिन अब एक पी ऑर्बिटल ऐसे है तो एक पीछे या आगे की तरफ ऐसे टिल्ट हो जाएगा थोड़ा, तो रेजोनेंस उतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। रेजोनेंस की डेफिनेशन भी यही कहती है, बिल्कुल पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं तो प्रॉपर रेजोनेंस होगी, हल्का बहुत स्लाइट अगर वेरिएशन हो गया पी ऑर्बिटल्स के अंदर तो भी रेजोनेंस हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ रेजोनेंस एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जितनी प्रॉपर रेजोनेंस होती है, जितना स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है, उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है, लेकिन रेजोनेंस फिर भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, इन एन्युलर हाइड्रोजन में रिपल्शन होती है, इन एन्युलर हाइड्रोजन या इन इंटरवेनिंग हाइड्रोजन में रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, क्या कहते हैं, जो रेजोनेंस होती है, और स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं रहता। नॉन प्लेनर होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये दे देंगे, अगर अगर मैं ये दे देता हूँ, दोनों सेम स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, और लार्जेस्ट पेरीफेरी पे अगर चेक, लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी पे चेक करोगे, अगर तुम लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी पे चेक करोगे तो इसमें क्या है, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये एरोमेटिक है, और इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन हट गए हैं इस पॉइंट पे, तो इसलिए ये तो एरोमेटिक ही है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरोमेटिक है, बट ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक ऊपर। और ऐसे ही मैं अगर इसमें ये लगा दूं बीच में, यहाँ लगा दिया मैंने CH2, तो अब ये एरोमेटिक है कि नहीं? Yes, sir. नो चेंज। हाँ, पेरीफेरी पे चेक करना है। अगर मैंने यहाँ लगा दिया NH तो है सर। Yes, sir. एरोमेटिक है, अभी भी एरोमेटिक है। यहाँ मैंने लगा दिया O, तब भी एरोमेटिक है। यहाँ मैं बीच में लगा दूं S, हाँ S लगा दूं तो भी एरोमेटिक है। कोई डाउट? नो लेकिन सर। ऊपर वाला हाँ, अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लगाऊंगा, अगर मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, देन इट इज डेकासाइक्लिन, एन्युलीन 10 है ये, एन्युलीन 10, एन्युलीन 10 है ये, ऐसे लिखते हैं इसको। नाउ इट इज नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर हाँ बोलो। सर जैसे कि आपने वहाँ पे जो जहाँ पे एस है वहाँ पे CH2 लगाया था, तो सर वो ब्रिजेट कार्बन बन गया था, तो ब्रिजेट जो कार्बन होता है वहाँ पे sp2 तो हो नहीं सकता। ब्रिजेट रिंग बड़ी होगी कि नहीं? यस सर। रिंग बड़ी होगी ना, स्टेबिलिटी मिल जाती है इससे।
अच्छा ठीक इससे है कुछ सर। स्टेबिलिटी मिल जाती है, उससे कुछ स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो अभी ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट इट इज C14H14 ले रहा हूँ एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल C14H14। करना कुछ नहीं है, बीच वाले बॉन्ड हटा देना इसमें। अब C14H14 स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देख लेना एक बार। ये है C14H14। है ये C14H, कार्बन चेक कर लो 14 है इसमें पूरे कि नहीं। C14H14 Yes sir, पूरे कार्बन। C14, गलती मत करना। C14 है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी 7 पाई बॉन्ड होने चाहिए इसके अंदर, 7 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। अब इसके अंदर भी अब चेक करें अगर, तो H तो इसमें भी एन्युलर हाइड्रोजन होंगे, H H H H, ये ऐसे होंगे ना। अब ये कुछ पास आ गए हैं, दूर हो गए हैं। दूर हो। हाँ कुछ तो दूर हो गए, तो अब रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएंगी इसमें, रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगी ना इसके अंदर, अब कम हो जाएंगी रिपल्शन अब। तो ये मॉलिक्यूल देखो, इसको हम अगर ऑप्शन में आता है, इसको हम बोलते हैं वीकली एरोमेटिक, फेयरली एरोमेटिक, वीकली एरोमेटिक, फेयरली एरोमेटिक, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। अगर ऑप्शन में नहीं है, नॉन एरोमेटिक दे रखा है या एरोमेटिक दे रखा है, तो तुम एरोमेटिक मार्क करना इसके अंदर। तो इसके अंदर मार्क करना एरोमेटिक, अगर नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों में चॉइस आता है तो एरोमेटिक मार्क करना। हाँ ये स्ट्रक्चर पहले डिस्प्यूटेड माना गया था, बुक्स भी चेक करोगे ना, अगर तुम बुक्स भी चेक कर लोगे, जैसे कुछ बुक्स है सोलोमन वगैरह देखोगे तो उसमें एरोमेटिक बोला हुआ है, तो फ्रांसिस कैरी बुक है, जेरी मार्च है, बहुत सारी बुक्स हैं उन्होंने की, तो उनमें थोड़ा डिफरेंट दिए हुए हैं स्ट्रक्चर्स, पहले डिफरेंट व्यूज थे इनके। लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर को हम एनएमआर सिग्नल्स चेक, इसके स्ट्रक्चर के एनएमआर सिग्नल चेक करते हैं, यानी स्ट्रक्चर को हम, इस रिंग को हम अगर हम रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से निकलती हुई और इसके अंदर जाती हुई दिखाई देंगी, और रिंग करंट होगा, इंड्यूस्ड रिंग करंट होगा इसके अंदर। और मैंने तुम्हें बताया था एनएमआर सिग्नल्स किसी भी एरोमेटिक रिंग का पता लगाने के लिए बेस्ट प्रूफ है, तो इसलिए इस कंपाउंड को तुम्हें एरोमेटिक मार्क करना, इस कंपाउंड को तुम्हें एरोमेटिक मार्क करना। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन और भी बनते हैं कि अगर हम मान लो एक डबल बॉन्ड को, किसी एक डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से रिप्लेस कर दें, किसी एक डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से रिप्लेस कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे इसका एरोमेटिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लो एक डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड बना दिया मैंने, कोई भी एक डबल बॉन्ड, जैसे मान लो यही ले लिया मैंने, ये हटाया यहाँ से, ये ट्रिपल बॉन्ड कर दिया मैंने, ये ट्रिपल बॉन्ड कर दिया यहाँ पे। तो ट्रिपल बॉन्ड करने से एक तो तुम्हें दिमाग में रखना है कि अब यहाँ पे रिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिंग, ये एंगल नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट हो जाएगी, है ना, स्ट्रेट हो जाएगी कि नहीं। यहाँ से ये हटाया, यहाँ से ये हटा दिया, चलो गलत हो जाएगा ऐसे तो, ये 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 इस तरीके से, और यहाँ से ये पूरा स्ट्रेट, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि लीनियर हो जाएगा ना ये। तो जब स्ट्रेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो एन्युलर हाइड्रोजन होंगे, अब हाइड्रोजन दो गायब हो गए यहाँ से, यहाँ जो H थे दो, ध्यान है कि नहीं है, ये दो हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो कुछ रिपल्शन मिनिमाइज होंगी कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. कुछ रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएंगी। तो जैसे पीछे कंपाउंड में जो रेजोनेंस एनर्जी थी, जो रेजोनेंस एनर्जी C14H14 की थी, मान लो उसकी एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी जो रिलीज हुई है से -100 रिलीज हुई है, तो अब जो रिलीज होगी ना वो 110 रिलीज हो जाएगी। कुछ बढ़ गई रेजोनेंस एनर्जी की नहीं, कोई डाउट किसी को। अब रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यानी कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, एन्युलर हाइड्रोजन हट गए तो रिपल्शन थोड़ी कम हो गई, रिपल्शन कम हो गई तो कंपाउंड स्टेबल हो गया, तो कुछ एनर्जी और रिलीज कर देगा जिसको हम कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। कोई डाउट? No, sir. तो ये ध्यान रखना है इस चीज का, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैं इसके अंदर एक डबल बॉन्ड और एक्स्ट्रा लगा दूं तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास, 16 पाई हो गए तो क्या होगा, ये कम और कम स्टेबल हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी और बढ़ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सही ना। एक पाई बॉन्ड और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, कितने 14 पाई से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 16 पाई, तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, अब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब एक स्ट्रक्चर और लास्ट, सी मैंने ले लिया C10H10,
दूसरा ले लिया C14H14, C10H10 है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, C14H14 है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। अब एक स्ट्रक्चर और ले सकते हैं C18H18, बस बड़े स्ट्रक्चर देख के घबराओ नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। फिर C18H18 अगर ये ले लिया, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है, इसको बनाने का तरीका ये बना लिया, ये लिया, फिर वैसे ही सेम स्ट्रक्चर बनाना है। ये ले लिया, तरीका समझ आ गया कैसे बनाया मैंने। ये स्ट्रक्चर है C18H18, चेक कर लो एक बार। C18H18 है ना, इसमें 5 और 4 9 पाई बॉन्ड्स हैं, 9 पाई बॉन्ड्स हैं। अब इनमें रिपल्शंस क्या हो जाएंगी, जो एन्युलर हाइड्रोजन और दूर हो जाएंगे कि नहीं, जो इंटरवेनिंग हाइड्रोजन एटम्स हैं और दूर हो जाएंगे। Yes. तो अब ये तो क्या होगा, ये क्या होगा, फेयरली एरोमेटिक। दिस कंपाउंड विल बी फेयरली एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें 18 रहेंगे, C18H18 है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें 18 रहेंगे, पाई बॉन्ड्स इसमें 9 होंगे, वो चेक कर लो तुम। और 18 एन्युलिन कह लो इसको, या एन्युलिन 18, एक ही बात है इसमें, एन्युलिन 18। तो इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर दे देंगे और एरोमेटिक है नहीं एरोमेटिक है पूछ सकते हैं तीनों स्ट्रक्चर के बारे में, C10H10, C14H14 और C18H18, ठीक है ना। और थोड़ा सा डिटेल में तुम्हें देता हूँ C10H10 की, मैंने कल भी ट्राई किया था। जैसे ये नोट कर लिया यहाँ तक, यहाँ तक मैंने नोट कर लिया ना। Yes. देखो कल भी मैं तुम्हें बता रहा था, जो C10H10 का टाइप का स्ट्रक्चर है, C10H10 टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने तुम्हें बताया, मैंने स्ट्रक्चर ये वाला ले लिया, स्ट्रक्चर मैंने ये लिया है ना। मैंने स्ट्रक्चर इसमें और क्यों नहीं ली, और दूसरे स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिए, जैसे मैंने स्ट्रक्चर मैं चाहता तो सारे के सारे जो बॉन्ड है सिस फॉर्म में कर सकता था, है ना, सारे बॉन्ड सिस फॉर्म में कर सकते थे कि नहीं। मैंने इसमें 3 सिस लिए हैं, 2 ट्रांस लिए। अगर हम इसमें सारे स्ट्रक्चर्स, सारे बॉन्ड जो है सिस फॉर्म में कर दें, अगर इसमें हम सारे बॉन्ड सिस की फॉर्म में कर दें, जैसे ये ध्यान देंगे सिस फॉर्म में कर रहा हूँ बॉन्ड, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुछ ऐसे मान लो। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जोड़ दिया मैंने, 10 हो गए। ये 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, ये हो गया C10H। अब इसमें देखो सारे बॉन्ड सिस फॉर्म में है कि नहीं, Yes, sir. इसमें सारे बॉन्ड सिस फॉर्म के, अब लेकिन सिस फॉर्म में तो हैं, हमने सारे बॉन्ड इसमें सिस फॉर्म में रखे हैं, सारे पाई बॉन्ड दे ऑल आर इन सिस फॉर्म। लेकिन इसमें अब दिक्कत क्या आ रही है कि इसमें एंगल स्ट्रेन देखो, यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा इसका, एंगल को बता सकते कितना आएगा, ये sp2 है हाइब्रिडेशन, एंगल कितना हो गया यहाँ पे, अब 120 से ज्यादा आएगा, कम आएगा, ज्यादा है, उससे ज्यादा। ज्यादा आएगा। ये निकालना सीखा हो ना, n-2 × 180/n, अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो ये सीखा होगा ना 9th क्लास में। Yes. Yes, sir. तो 10 - 2 × 180 / 10 कितना आ रहा है, चेक कर लो एक बार। 18 8 दा 144 है। 144. और इसमें स्ट्रेन देख लो, एक बॉन्ड में स्ट्रेन कितना आ गया, 24 डिग्री का स्ट्रेन आ गया कि नहीं, 24 डिग्री के आसपास का नेगेटिव में स्ट्रेन आ गया, -12 डिग्री कह लो, आधा करें तो स्ट्रेन आ गया कि नहीं इसमें, Yes, sir. तो स्ट्रेन आ गया ना, इसलिए स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं किया था मैंने, इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जिसमें क्या थे, एंगल स्ट्रेन से रिलीफ मिल गया था, क्योंकि इसमें 2 ट्रांस थे, 3 सिस थे, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। और ऐसे ही अगर मैं कोई एक ट्रांस बनाने की कोशिश करता हूं, अगर कोई एक ट्रांस बना लो तुम इसमें से, ये बुक्स में ना दिया हुआ है ऐसे इस तरीके से कि ये स्ट्रक्चर हमने यही क्यों लिया है, मैं वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ
कोई यूज नहीं है इसका, ये कि क्यों स्ट्रक्चर नहीं लिया मैंने, ऐसे ही स्ट्रक्चर क्यों बनाया इसका। जैसे अगर मैं एक ट्रांस ले लेता हूँ, सपोज ये ले लिया मैंने एक ट्रांस, ये ले लिया मैंने एक ट्रांस, अभी 4 कार्बन हो गए हैं, ये 5 6 7 8 9 10 10 आ गए ना पाई बॉन्ड्स, देखो 1 2 3 4 और ये आ गया हमारा 5 पाई बॉन्ड आ गए इसमें। अब 5 पाई बॉन्ड आ गए, अब बताओ क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल बन रहा है, कम स्टेबल बन रहा है? ये और कम स्टेबल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम ट्रांसपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट अगर तुम यहाँ चेक करोगे तो तुम कहोगे स्ट्रेन तो खत्म हो गया, 120 के आसपास का एंगल आ रहा है, आ रही है बस समझ के नहीं, लेकिन बाकी सारे कार्बन पे स्ट्रेन क्या हो गया, नहीं समझ आ रहा अभी। कनिष्क, वेदांत, अर्नव, निशी, सर क्लियर बात तो बढ़ना। समझ आ गया ना, बाकी सारे कार्बन पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन बढ़ जाएगा, इसलिए स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड कर दिया, इसलिए स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड कर दिया मैंने। देखो एक ट्रांस वाला ले लिया, 2 ट्रांस वाला ले लिया, और अब 3 ट्रांस करोगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन और बढ़ेगा, स्ट्रेन और कैसे 3 बढ़ ट्रांस में जाएगा? और स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, सब में स्ट्रेन सब में बढ़ेगा। और अगर तुमने समझे कि नहीं, 4 ट्रांस ले लोगे तो स्ट्रेन और बढ़ेगा, 3 ट्रांस का केस लेंगे, कैसे लेंगे, ऐसे ही लेंगे, 1 2 3, फिर उसके अब कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए, 7 8 9 10, और ये इससे जोड़ दिया तो ये आ गया, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, बाकी जगह देखो स्ट्रेन कितना ज्यादा बढ़ गया, बाकी जगह स्ट्रेन बढ़ गया कि नहीं, यस। तो स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाएगा, इस वजह से नहीं लेगा। स्ट्रक्चर थोड़ा चेक कर लेना, थोड़ा स्ट्रक्चर गलत बना है, क्योंकि दो यहाँ पे दो क्या रहे सिंगल बॉन्ड, वो देख लेना, स्ट्रेन बढ़ जाएगा बाकी जगह, इसलिए नहीं लेते है ना, इसलिए नहीं लेंगे। और अगर सारे ट्रांस ले लेंगे तो क्या होगा, तो स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 सारे ट्रांस ले लिए मैंने अब, तो इसमें तो स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, ये इसको जोड़ तो नहीं पाएंगे ना ऐसे, नहीं समझ आई बात। यस। तो इसलिए अब मैंने तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन दे दी है, स्ट्रक्चर कौन सा लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये जानबूझ के बता दिया है, कोई यूज नहीं है इसका, तुम्हें बस स्ट्रक्चर ये वाला करना है, सीधी सी बात ये है, स्ट्रक्चर तुम्हें ये करना है, बिल्कुल बेसिक से बता दिया है। एनुलिन के स्ट्रक्चर कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे, 3 एनुलिन इंपॉर्टेंट है, C10H10, C14H14 और C18H18, C10H10 C14H14, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। और स्ट्रक्चर जो बताया स्ट्रक्चर जरूर कर लेना इसकी, सही है, स्ट्रक्चर जरूर कर लेना ताकि एक बार दिमाग में बेसिक रहे, एक बार कर लेना जरूर एटलीस्ट। तो ये, और एजुलिन का स्ट्रक्चर, एजुलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको जरूर कर देना, उसको मिस नहीं कर रहा है बिल्कुल भी एजुलिन को। अब क्वेश्चन लिखेंगे इसके, और क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं नोट करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तुम बताना है, चलो इन तीनों कंपाउंड को फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, इन तीनों कंपाउंड को तुम्हें अरेंज करना है के ए में, के ए में, पी के ए में, एस जे कैरेक्टर में, एस जे कैरेक्टर, ये अरेंज करो जल्दी से, के ए में, पी के ए में और एस जी करेक्टर के अंदर, इसमें अरेंज करो। दूसरा क्वेश्चन,
इसमें तुम्हें बताना जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। पोटेशियम डाल दिया है इसमें, तो इसमें बताना तुम्हें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर ये कंपाउंड 1 मोल है, अगर कंपाउंड 1 मोल है तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें डाल दिया मैंने सोडियम, 2 मोल सोडियम डाला, 2 मोल सोडियम डाला। तो अब जो प्रोडक्ट होगा, अब प्रोडक्ट मिलेगा वो प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा, प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा। जो प्रोडक्ट मिलेगा प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा, एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ये तो बताना। और स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये सब कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस में, ठीक है ना। रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। फिफ्थ, इसमें डाल दिया पोटेशियम, पोटेशियम डाला है। मोल्स तुम खुद डिसाइड करोगे पोटेशियम के कितने मोल्स डाले हैं। और ये एक कंपाउंड 1 मोल था, ये कंपाउंड 1 मोल था, तो उसमें निकाला वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड। ऊपर तो मैंने क्वेश्चन इजी कर दिया हाइड्रोजन बोलते ही। वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, जल्दी से आंसर निकालेंगे इनके। छठा क्वेश्चन, डबल बॉन्ड है नीचे, इसमें डाल दिया HClO4, HClO4। तो तुम्हें बताना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे कंपाउंड के, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जल्दी से आंसर देना है, टाइम कम है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें सबको, तुम सबने सॉलिड सॉल्ट एनालिसिस वगैरह पढ़ रखा है, तो उससे कुछ हिंट मिलेगा इसका, और टफ क्वेश्चन नहीं है इसका। फोर्थ में क्या क्या बताना? फोर्थ में बताना है कि कंपाउंड प्लेन, अब जो कंपाउंड बनेगा रिजल्टिंग कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा, प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा, एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी कम होगी, जो डिटेल दिमाग में आती है ना जो बनेगा कंपाउंड उससे रिलेटेड, वो सब बताना।
चलो ट्राई कर लिया क्वेश्चन, पहले 3-4 क्वेश्चन ट्राई कर लिए कि नहीं? फर्स्ट केस में बताएंगे, फर्स्ट केस का आंसर देना किसी को। फर्स्ट का आंसर देना है किसी को कि नहीं? वेदांत, कनिष्क, छवि, चलो देखो फिर आंसर देखेंगे इधर। सर एसिडिक देखो मेरा पहला का एसिडिक का BCA और A का भी सेम हो। एसिडिक का BCA यही ना? यस चलो देखते हैं एक बार। देखो इधर से अगर मैं H हटा, देखो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन इसके अंदर, ये जो H लगे हुए हैं इसके पास, ये एसिडिक है कि बेसिक है? ये एसिडिक है कि बेसिक है? देखो इसमें से जब H प्लस हटेगा, ये वाला जब H प्लस की फॉर्म में हटेगा, तो ये कंपाउंड नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा कि नहीं? ये एरोमेटिक बन गया, इसलिए इसका H प्लस हटेगा। इसका क्या हटेगा? H प्लस। तो इसलिए B वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, इसका Ka सबसे ज्यादा, इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। अब जब C में H हटेगा, H प्लस हटेगा, अगर C में H ये इलेक्ट्रॉन दे गया, तो ये बनेगा नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में कुछ स्टेबल होती है, नॉन एरोमेटिक में कुछ स्टेबल होते हैं, और ये जो नॉन एरोमेटिक बनेगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, ये वाला नॉन एरोमेटिक, तो इसका ध्यान रखना है इसके अंदर। और इसमें जब H प्लस हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक, तो ये तो हटाएगा नहीं अपना H प्लस, इसलिए BCA बिल्कुल सही आंसर, BCA बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आता है, किसका नाइट्रोजन, जैसे A और B में से किसका हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, किसका हाइड्रोजन बेसिक है? तो पहले वाले का हाइड्रोजन क्या होगा? बेसिक होगा, क्योंकि जब सर इसका H बेसिक माइनस बाहर, जब इसका H माइनस बाहर निकलेगा तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। समझ गए कि नहीं है? तो पहले वाले का हाइड्रोजन जो है वो बेसिक है, क्योंकि वो H माइनस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। दूसरे वाले का हाइड्रोजन क्या है? वो एसिडिक है, क्योंकि वो H प्लस की फॉर्म में बाहर। कोई डाउट किसी को? और पीके का आंसर उल्टा हो जाएगा, ACB हो जाएगा, क्योंकि पीके होता है माइनस लॉग के, है ना? पीके क्या होता है? माइनस लॉग के ए। समझ गए कि नहीं ये? यस यस सर पहला क्वेश्चन सबको समझ आ गया? सर हाँ बोलो, हाँ सर जो बोलो थर्ड बोलो। वाला कंपाउंड है उसमें अगर 2H निकाल दें तो क्या हुआ? तो 2 माइनस आ जाएगा, तो सर वो फिर एरोमेटिक दो बन जाएगा फिर तो। एरोमेटिक थोड़ी बनेगा, कंजुगेशन का है नीचे। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट देखेंगे अब सेकंड वाला केस, बताओ इसमें, इसमें AgNO3 डाल दिया तो क्या होगा? AgNO3 सबको पता है कि AgBr हाईली स्टेबल है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, तो क्या आ जाएगा आंसर? ये आ सर गया, इसके ऊपर ये रिफ्लेक्ट लग जाएगा प्लस लग जाएगा और AgBr बाहर निकल जाएगा। और AgBr का येलो PPT, ये पता ना, AgCl का व्हाइट, AgBr का येलो, AgI का येलो, इसका तो पेल येलो होता है, AgI का येलो PPT। अब मैंने तुम्हें बोला था जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बताना किसी को आंसर, वो ट्राई करो एक बार। और इसमें के आएगा तो क्या होगा? के सर आएगा तो 3 के, स्ट्रक्चर्स मेटल क्या बनेंगे। करता है? सर माइनस लग हाँ, जाएगा। सर सेकंड में 3 कितने स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर? बनेंगे। 3 स्ट्रक्चर बोला सर अर्नब ने आंसर, मैं भी बता रहा हूँ उसका आंसर, बाकी बच्चे भी निकाल लेंगे। अच्छा इसमें के डालेंगे तो क्या होगा? सर माइनस लग जाएगा इनके ऊपर। हाँ के डालेंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, माइनस आएगा, और इसका H लूज हो जाएगा और हाफ H2 बाहर निकलेगा, इसलिए आधा मोल हाइड्रोजन गैस यानी 11.2 लीटर। कोई डाउट? हाफ मोल हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, हाफ मोल हाइड्रोजन मीन 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। समझ आ गया कि नहीं है? नेक्स्ट में क्या होगा? 2Na डाला, जब 2Na डालेंगे तो देखो सर एक साइड माइनस इलेक्ट्रॉन गए, हाँ, एक साइड इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ तो आ गया नेगेटिव चार्ज, और जहां प्लस आएगा, प्लस वाली जगह पे एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करके माइनस बना देंगे। और जब ये माइनस बन जाएगा, दोनों जगह माइनस हो गया, माइनस हो गया दोनों जगह, तो ये कंपाउंड क्या बन गया?
स्टेबल हो ये क्या जाएगा। बन गया अब, नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक, यस सर, एरोमेटिक बन गया, प्लेनर हो Yes. गया और स्टेबिलिटी बढ़ गई, एरोमेटिक हो गया, प्लेनर बन गया, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और सेम आंसर आएगा फिफ्थ वाले का भी, सेम आंसर किसका आएगा, फिफ्थ वाले का भी आ रहा है कि नहीं सेम आंसर, के डाला तो इधर से भी एच गायब होगा, इधर से भी एच गायब होगा इलेक्ट्रॉन दे करके, और 1 मोल हाइड्रोजन यानी 22.4 लीटर, और आंसर सेम आएगा ये वाला। समझ आया कि नहीं है, चेक कर लो एक बार, समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। Yes, sir, सर क्लियर, हाँ, और लास्ट वाले केस में जब HCl4 डाला सर तो OH ऊपर तो लग इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर और जाएंगे। ClO4 डाल, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ये मैंने वीडियोस में कराए हुए क्वेश्चन के नहीं, Yes, sir, ऐसे थे। ऐसे ही है क्वेश्चन, सारे सेम है बिल्कुल। तो सारे आपने same टाइप हैं। बदल दी है। हाँ मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन चेंज कर दिए ना। Yes. यस चलो अभी हाँ एक बार रीजॉइन कर लेना एक बार।